हाँ भैया, कैसे हो? तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के माइनर टेस्ट के सॉल्यूशन की। फिजिक्स का आपको मिल गया होगा, है ना? देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Fe फॉर्म्स टू ऑक्साइड इन फर्स्ट ऑक्साइड 56 ग्राम Fe है, और जो कंबाइंड है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। और दूसरे ऑक्साइड में 112 ग्राम आयरन है, वो कंबाइंड हो रहा है 48 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो पूछ रहा है कि किस लॉ को फॉलो करेगा, है ना? एक तरफ 56 ग्राम Fe है, जो कि कंबाइंड है 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। दूसरी तरफ 112 ग्राम Fe है, जो कंबाइंड हो रहा है 48 ग्राम 48 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, है ना? अब देखो, क्या हम इस Fe की क्वांटिटी को फिक्स कर सकते हैं क्या? या तो 56 में कन्वर्ट कर दो या 112 में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे 112 है, इसको 112 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर Fe को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी को भी करना पड़ेगा। अब आपने 112 ग्राम Fe की क्वांटिटी फिक्स कर दी है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन का रेशो कितना बन रहा है? 32:48। ऑक्सीजन का रेशो बन रहा है 32:48, मतलब 2:3। कौन सा लॉ कहता है ये कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, जब दो या दो से ज्यादा एटम या सब्सटेंस अलग अलग मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो एक की फिक्स्ड क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरे की मास का रेशो, सिंपल रेशो मिलता है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। CO, CO2, C2O3। एक तरफ CO है, एक तरफ CO2 है, एक तरफ C2O3 है। यहां पे कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशो मिलेगा 12:16, यहां मिलेगा 12:32, यहां मिलेगा 24:48। यहां भी सेम काम कर सकते हैं, 24 में कन्वर्ट कर दो या 12 में कन्वर्ट कर दो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। तो अगर, चलो पहले 24 में किया था, इस बार 12 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये 12 है ही पहले से, ये भी 12 है, इसको 12 बनाने के लिए बाई 2 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 12:16, 12:32, 12:24। तो फिक्स क्वांटिटी हो गई है किसकी? कार्बन की। तो कार्बन की फिक्स क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन के मास का रेशो कितना बन रहा है? 16, 32, 24, 4:8:6, 2:4:3, 2:4:3 का रेशो बनेगा। तो फिक्स क्वांटिटी ऑक्सीजन की हुई, सॉरी कार्बन की, और ऑक्सीजन के मास का रेशो आया 2:4:3। तो ये भी क्या हो गया? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक यहां पे लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब तो होता है कि टोटल मास बिफोर रिएक्शन, टोटल मास बिफोर रिएक्शन इक्वल्स टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें। यहां पे कोई रिएक्शन नहीं करवा रहा है कि आपसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूछेगा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि कोई भी एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं, उन एटम के मास का रेशो हमेशा फिक्स रहता है, सिवाय आइसोटोप के। जैसे एग्जांपल लेते हैं H2O। H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो इनके मास का रेशो 1:8 आता है। अब H2O तुमको कहीं से भी मिलता हो, उसमें हमेशा मास का रेशो 1:8 रहेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लेकिन आइसोटोप में चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का आइसोटोप 1H1 लेते हैं बाय डिफॉल्ट, अगर मान लो इसको 1H2 लिया, तो रेशो कितना का हो जाएगा? 4:16। तो ये रेशो 1:4 का आएगा। ये गड़बड़ हो जाती है आइसोटोप में। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आइसोटोप में काम नहीं करता है, ठीक है? क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट एटम। सबसे ज्यादा एटम किसके पास हैं? 1 मोल ऑफ सल्फर, इसके पास कितने एटम होते हैं? Na। 3 × 10⁻23 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, इतने एटम है कार्बन के। तो अगर हम यहाँ पे मोल कैलकुलेट करना चाहें, वैसे तो आंसर आ गया यहीं से, तो यहाँ पे कितने मोल हुए?
एक मोल में होते हैं 6 इंटू 10⁻23 एटम। तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 10⁻23 इंटू 3 इंटू 10⁻23। कितने मोल हुए? 0.5 मोल। 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का मतलब 2 ग्राम। अच्छा 2 ग्राम एटम है एक्चुअली ये, है ना, ये 2 ग्राम एटम है। 2 ग्राम एटम का मतलब 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल, तो 2 मोल हो गए। 2 मोल नाइट्रोजन मतलब 28 ग्राम। मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में ये था विच हैज लीस्ट मास, किसके पास सबसे कम मास मिलेगा, किसके पास सबसे कम मास मिलेगा। तो 1 मोल सल्फर का मतलब होता है 32 ग्राम। इतने कार्बन में 0.5 मोल आया, तो 0.5 इंटू कार्बन का मोलर मास होता है 12, तो ये हुआ 6 ग्राम का। 2 ग्राम नाइट्रोजन, 2 ग्राम मोल नाइट्रोजन हो जाएगा 28 ग्राम का, और 7 ग्राम नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मतलब 7 ग्राम। तो सबसे कम मास किसके पास है? 6 ग्राम। तो इसका आंसर आएगा कार्बन। तो ये मिसप्रिंट है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या था, ये लीस्ट मास किसके पास है, लीस्ट मास किसके पास है। ये ध्यान रखना, लीस्ट मास और लीस्ट मोल अलग अलग बातें हैं दोनों। ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास मोल कम हो उसका मास भी सबसे कम होगा। द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग 50% X एंड 50% Y, एटॉमिक मास 20, दोनों का एटॉमिक मास दे रखा है। भाई एक कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में 50% तो X है और 50% Y है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, कंपाउंड क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। देखो टोटल 100 मान लो, लेट टोटल मास 100, तो X कितना हो जाएगा 50 ग्राम, Y कितना हो जाएगा 50 ग्राम। लेकिन जब आप मॉलिक्यूल को लिखते हो, जैसे H2O लिखा, तो बाय मास तो नहीं लिखा है, बाय मोल लिखा गया है ना। 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन का, ये मिलके 1 मोल H2O बनाते हैं। तो क्या हम X के नंबर ऑफ मोल, Y के नंबर ऑफ मोल ये कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब X का मास 50 है, मोलर मास 10 है, तो नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे X के 50/10, 5 मोल। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल Y के हो जाएंगे, ये भी 50 ग्राम है, लेकिन इसका मोलर मास दे रखा है 20, तो 50/20 हो जाएगा 2.5। तो दोनों के मोल का रेशो कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ X नंबर ऑफ मोल ऑफ Y, 5/2.5, 2:1 आया ये, मतलब X के 2 मोल और Y का 1 मोल, तो ये क्या बनेगा X2Y, ये मॉलिक्यूल होगा। X के 2 मोल, Y का 1 मोल, तो ऑप्शन इज A to B, ऑप्शन इज A to B, क्योंकि A2 की फॉर्म में है, AB की फॉर्म में है, XY की फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है ऑप्शन। तो आंसर वुड बी A to B, योर आंसर वुड बी A to B, राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। भाई वाटर के 1 मोल का मास तो आपको पता है कितना होता है 18 ग्राम, और 1 मोल का मतलब लगभग 6 इंटू 10⁻23। इतने पार्टिकल या इतने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल, 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल हैव 18 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा 1/6 इंटू 10⁻23 इंटू 18, तो ये 3 ये ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 10⁻23 ग्राम। सो योर आंसर वुड बी 3 इंटू 10⁻23 ग्राम। है क्या कुछ, ये रहा, लिख लीजिए। नेक्स्ट, मोल्स एंड ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 196 ग्राम ऑफ CaOH2। मोल भी पूछ रहा है और ग्राम इक्विवेलेंट भी पूछ रहा है। मोल तो अभी देखा है आपने, तो नंबर ऑफ मोल तो हो जाएंगे CaOH2 के, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास,
मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास दे रखा है 196 और इसका मोलर मास कितना होगा 40 प्लस 2 इंटू 17 74। तो 196 बाय 74 करोगे, इसको सॉल्व करके देखोगे, यू विल गेट अराउंड 2.65। तो 2.65 मोल आएंगे। दूसरा पूछ रहा है ग्राम इक्विवेलेंट। दूसरा पूछ रहा है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब ये जो इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। यहां पे वैलेंसी फैक्टर कितना होगा CaOH2 का, Ca2 प्लस 2OH माइनस, Ca2 प्लस 2OH माइनस। वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2, या एन फैक्टर कितना होगा 2। क्या मैं इसको उठा के इक्विवेलेंट वेट को ऐसे कैसे रख दूं क्या, तो आपको मिल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय, इसको इक्विवेलेंट वेट की जगह ये रख दो, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर 2। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, मास बाय मोलर मास की ये रही। 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो ये आ जाएगा 2.65 इंटू 2, लगभग 5.3। तो नंबर ऑफ मोल तो है 2.65 और 5.3 है ग्राम इक्विवेलेंट, राइट, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये आपको याद रखना है, लिख लीजिए। नेक्स्ट, ये पहले लिख आंसर लगा रखा है क्या। A certain compound has the molecular formula X4O6 if 10 gram of X4O6 has 5.72 gram X, then atomic mass of X। देखो ये क्या कह रहा है कि एक कोई मॉलिक्यूल है किसका, X4O6 का, मतलब इस एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 6 और X के कितने एटम हैं 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका टोटल जो मॉलिक्यूलर मास होगा, इसका जो टोटल मॉलिक्यूलर मास होगा एक मॉलिक्यूल का, वो कितना होगा, X के 4 एटम है और X मान लो मास है, तो X इंटू 4, और ऑक्सीजन के 6 एटम है, एक ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 6, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या कह रहा है, अगर 10 ग्राम X4O6 है आपके पास, मतलब ये 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम में बताओ बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ऐसे, 10 ग्राम में इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके 10 ग्राम बनाते हैं। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं 10 ग्राम में, 10 ग्राम में। अब एक बात बताओ, इस 10 ग्राम में मास किसका होगा, ऑक्सीजन का और X का। इस 10 ग्राम में मास किसका होगा, कुछ मास होगा ऑक्सीजन का और कुछ मास होगा X का। तो जो रेशो ऑक्सीजन के मास का रेशो या इसके मॉलिक्यूलर मास का रेशो और X के मास का रेशो जो बनेगा, क्या वो पूरे मॉलिक्यूल और X के मास के रेशो के बराबर होगा। इतना ही तो फर्क है कि जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय X के मास का रेशो कैलकुलेट करोगे, एक मॉलिक्यूल के पूरे मॉलिक्यूल का मास डिवाइडेड बाय X का मास, उसका रेशो पूरे मॉलिक्यूल का वजन और X का वजन इसके बराबर ही होगा। क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हो तो आप एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, और यहाँ एक से ज्यादा मॉलिक्यूल हैं, दुनिया भर के मॉलिक्यूल हैं, लेकिन रेशो तो सेम ही रहेगा। तो क्या कह सकते हैं, मोलर मास ऑफ X4O6 डिवाइडेड बाय मास ऑफ X4 इज इक्वल टू मास ऑफ X4O6 डिवाइडेड बाय मास ऑफ X। इन दोनों का रेशो बराबर होगा, क्योंकि पहले एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो और बाद में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो रेशो चेंज नहीं होगा। टोटल मास अगर इस मॉलिक्यूल का बढ़ रहा है तो X का भी तो बढ़ रहा है, इसी प्रोपोर्शन में है ना X भी। 6 हिस्से ऑक्सीजन के, एक हिस्सा 4 हिस्सा X का, चाहे एक मॉलिक्यूल हो, चाहे 100 मॉलिक्यूल हो, चाहे 1000 मॉलिक्यूल हो, तो रेशो पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मोलर मास कितना होगा X4O6 का, 4 इंटू X
और 6 ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 4x इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 5.72। इसको जब जोड़ भाग के गुणा भाग करोगे तो ये आ जाएगा 40x इक्वल्स टू 5.72 4x प्लस 96। यहाँ से आपको x का वैल्यू सॉल्व करने के बाद मिलेगा 32। तो यू विल गेट 32 AMU। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 32 AMU। कुल मिला के सल्फर का ऑक्साइड है ये, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी 4i माइनस है ना, तो ये इक्वेशन ऐसी है 4i माइनस प्लस Hg2 प्लस, और ये दोनों मिलके बनाते हैं Hgi4 माइनस 2। अब ये कह रहा है अगर दोनों के एक एक मोल हों तो Hgi4 माइनस 2 कितना बनेगा। भाई यहां अभी तक की स्टोइकियोमेट्री से 4 मोल I माइनस, 1 मोल Hg, 1 मोल HgO4 माइनस 2 बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 1 मोल इसका हो, 1 मोल इसका हो, Hg2 प्लस के 1 मोल को कंज्यूम करने के लिए I के 4 मोल चाहिए। लेकिन I का अगर 1 ही मोल है तो Hg के कितने मोल कंज्यूम हो गए 1/4। तो खत्म कौन होगा, I खत्म हो जाएगा। इसलिए I क्या है यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है। और हमको पता है कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा क्वांटिटी। जब 4 मोल I होते हैं तो 1 मोल Hgi4 बनता है। तो 1 मोल पे कितना बनेगा 1/4 मोल, और 1/4 का मतलब 0.25 मोल ऑफ Hgi4 माइनस 2, Hgi4 माइनस 2, राइट। अगला क्वेश्चन, द एटॉमिक मास ऑफ Cu, द एटॉमिक मास ऑफ Cu इज 63.4546। There are only 2 natural occurring isotopes of copper 63 and 65. The percentage of natural abundance। देखो क्या कह रहा है ये कि ये मान लो कॉपर है, इसमें कॉपर के बहुत सारे आइसोटोप हैं, कॉपर के बहुत सारे आइसोटोप हैं। मान लेते हैं कि टोटल कॉपर के आइसोटोप 100 हैं, ऐसा मान लेते हैं कि टोटल कॉपर क्या है, कितना है 100 है। टोटल कॉपर के आइसोटोप 100 हैं। इसमें से कुछ 100 में से कुछ कह रहा है कॉपर 63 है और कुछ कॉपर 65 है। किसी एक को x मान लो। तो परसेंटेज ऑफ नेचुरल अबंडेंस ऑफ 63, तो इसको x मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा, है ना। एवरेज एटॉमिक मास होता है कि टोटल हमारे पास 100 कॉपर है, 100 में से x का मास तो 63 है, बाकी बचा हुआ का मास 65 है। तो टोटल मास कितना हुआ, टोटल मास हो जाएगा 63x प्लस 100 माइनस x इंटू 65। ये टोटल मास हुआ। कितने कॉपर का मास है, 100 कॉपर का मास है, तो यहां से आपको एवरेज मास मिलेगा। और वो एवरेज मास का वैल्यू कितना दे रखा है इसने 63.546। यहां से सॉल्व करोगे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, लगभग 72.6 के आसपास आता है ये, तो ये आ जाएगा 73%। मतलब कॉपर 63 कितना है अप्रोक्सीमेटली 73%। भाई एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है, एवरेज एटॉमिक मास होता है कि किसका कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज अबंडेंस इनटू उसका एटॉमिक वेट, इनको सम अप कर दो डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस। कुल मिला के ये एवरेज है कि टोटल सभी एटम का टोटल मास कितना है डिवाइडेड बाय टोटल एटम। तो साधारण सा एवरेज निकालना है, दैट इज 73। राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। अगला सवाल, अ हाइड्रेट ऑफ Na2SO3, a hydrate of Na2SO3 has 50% water by mass। तो इट इज, ये कह रहा है कि Na2SO3 में 50% पानी है। 50% पानी का मतलब 50% ये होगा भाई, टोटल 100% है, टोटल 100% है,
उस 100% में से 50% तो पानी है, तो बाकी का 50 क्या बचा, बाकी का 50 ये बचा, बाकी का 50 ये बचा, है ना। क्या करें, टोटल मास मान लेते हैं 100, इसका Na2SO3 के हाइड्रेट का टोटल मास मान लेते हैं 100। तो टोटल मास 100 मानोगे तो पानी कितना हो जाएगा, 50 ग्राम। लेट टोटल मास 100, तो पानी कितना है 50%, मतलब 50 ग्राम। पानी का मोल निकाल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ पानी, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर 50/18 मास बाय मोलर मास। तो 50% हिस्सा तो क्या कितना है 50/18, और बाकी का 50% हिस्सा किसका है Na2SO3 का। तो मास ऑफ Na2SO3, मास ऑफ Na2SO3 कितना है, ये भी 50 ग्राम है, लेकिन इसके नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो 50 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होगा 23, 46 प्लस 32 प्लस 48, 80, 46, 126, 126। तो क्या हम दोनों के नंबर ऑफ मोल का रेशो लिख सकते हैं क्या फॉर्मूला बनाने के लिए। तो 50/126 रेशो 50/18, तो रेशो कितना आ जाएगा 1:7। 7 पार्ट पानी Na2SO3, 7 पार्ट पानी 7H2O, ये फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 10, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अगला सवाल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी लिबरेटेड बाय 1 मोल ऑफ CrO5 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। CrO5 होना चाहिए ये, है ना, O3 लिखा हुआ है गलती से, ये O5 है, मैं वापस लिख देता हूँ इसको, CrO5 प्लस H2SO4 Cr2SO43 प्लस H2O प्लस O2 प्लस O2। देखो बैलेंसिंग करते हैं, अगर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इधर सल्फेट 3 है इधर एक ही है, तो इसकी बैलेंसिंग कर दो। रिएक्शन को जब बैलेंस करोगे तो CrO5 ये हो जाएगा 3, है ना, तो 2 CrO5 आ जाएगा, Cr 2 है, इधर आ जाएगा 2 CrO5, वहां सल्फेट 3 है तो 3 H2SO4 Cr2SO4 3 प्लस H2O, ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो ये आएगा लगभग 7/2 ऑक्सीजन। अभी हाइड्रोजन की बैलेंसिंग बाकी है ना, 3H2 H2, तो यहाँ जाएगा 3H2O, यहाँ जाएगा 3H2O, राइट। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 मोल, हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी लिबरेटेड बाय 1 मोल ऑफ CrO5। इस स्टोइकियोमेट्री में CrO5 के 2 मोल हैं, और 2 मोल से ऑक्सीजन कितनी लिबरेट हो रही है 7/2, तो एक से कितनी होगी 7/2/2, मतलब 7/4 है क्या, नहीं है, नन ऑफ द अबव। तो 7/4 नहीं है, नन ऑफ द 4, नन ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा, योर आंसर वुड बी नन ऑफ द अबव, राइट। अगला सवाल, consider the ionization of H2SO4 as follows: H2SO4, 2H2O, 2H3O plus SO4 2 minus II। तो यहां पे H2SO4 आयोनाइज हो रहा है 2H3O प्लस और SO4 2 माइनस में। ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड बाय 100 ml 0.1 m H2SO4। भाई पहले तो जो रिएक्शन लिखी है इसको चेक करो बैलेंस है क्या, बैलेंस है ना।
इसकी स्टोइकियोमेट्री से जब हमारे पास 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो 2 मोल तो ये वाले हाइड्रोनियम आयन बनते हैं और सल्फेट आयन बनता है 1। तो 2 मोल हाइड्रोनियम आयन और 1 मोल सल्फेट आयन बनता है। अब ये क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ आयन फर्निश्ड बाय 100 ml ऑफ 0.1 m H2SO4। तो इसके नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं क्या? इसका नंबर ऑफ मोल क्या होगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, है ना। तो ये आ जाएगा, और आया कैसे, ये मोलरिटी है। 0.1 m का मतलब क्या है, मोलरिटी। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल 0.1, 1 लीटर में 1000 ml इंटू 100 ml। 100 ml में पूछ रहा है वो, तो ml से ml कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचा, 0.01। तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल हैं, 0.01 मोल हैं, 0.01 मोल हैं। तो जब 1 मोल से 3 मोल बनते हैं टोटल, 1 मोल से टोटल कितने मोल आयन बनते हैं, 3 मोल। तो 0.01 से कितने बनेंगे, 0.03 मोल बनेंगे, 0.03 मोल बनेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.03 मोल। नहीं, इसने पूछा है नंबर, इसने पूछा है नंबर, कोई बात नहीं। तो 1 मोल का मतलब Na, तो 0.03 इंटू 6 इंटू 10⁻23, इतना आंसर आ जाएगा। तो 0.18 इंटू 10⁻23 के आसपास आंसर आएगा। ये लगभग 0.18 इंटू 10⁻23 या 1.8 इंटू 10⁻22। ठीक है, ऑप्शन मिसमैच है, मतलब यहाँ पे पॉइंट यहाँ आएगा, या फिर इसको 22 कर दो, 1.8 इंटू 10⁻22, ये मिसप्रिंट हो गया है। या तो 0.18 इंटू 10⁻23 या 1.8 इंटू 10⁻22, 10⁻22, ये बात ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर्ड टू कंबाइन विद 7 ग्राम ऑफ N2 टू फॉर्म N2O3 इफ 80% ऑफ N2 इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये रिएक्शन है N2 प्लस 3/2O2 और N2O3। इसको सही तरीके से लिखोगे तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको लिख देते हैं 2N2 और ये हो जाएगा 3O2 2N2O3, 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 राइट। कहने का मतलब क्या हुआ, 28 ग्राम है ये। अब ये क्या कह रहा है, ये 2 मोल जब होते हैं नाइट्रोजन के तो ऑक्सीजन कितना लगता है, 3 मोल, और N2O3 कितना बनता है, 2 मोल। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि आपको 7 ग्राम नाइट्रोजन लेनी है N2O3 बनाने के लिए। कितना लेना है, 7 ग्राम। 7 ग्राम का मतलब कितने मोल हुए, 7 ग्राम का मतलब हो गया 7/28, 1/4 मतलब 0.25 मोल हो गए। 0.25 मोल नाइट्रोजन के लेने हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80% नाइट्रोजन ही कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। मतलब यहाँ पे परसेंटेज यील्ड कितना है, यहाँ पे परसेंटेज यील्ड है 80%। परसेंटेज यील्ड कितना है, 80%। तो जो नाइट्रोजन कन्वर्ट होगी N2O3 में वो 0.25 का 80% होगा। सो 80% मतलब 80/100 इंटू 0.25, तो ये कितना आ जाएगा, 0.2। 0.2 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू N2O3, राइट। अब इसके लिए ऑक्सीजन बता दो, अब तो बता दोगे, अब तो बता दोगे भाई। 2 मोल के लिए ऑक्सीजन 3 मोल चाहिए, तो 0.2 के लिए कितना चाहिए होगा, 0.3 मोल, 0.3 मोल। तो 0.3 और 1 मोल ऑक्सीजन में कितने पार्टिकल होते हैं, 6 इंटू 10⁻23। तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻23, 1.8 इंटू 10⁻, नहीं 0.3 मोल है ना ये,
0.3 मोल है ये। क्या गड़बड़ कर दी? कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर्ड टू कंबाइन विद 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म N2O3 इफ 80% ऑफ नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो 0.25 मोल हुए। कैलकुलेशन चेक करना एक बार। 1.8 इंटू 10⁻23 आंसर आना चाहिए इसका, है ना? एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट, अ रिएक्शन occurs between 3 mole of H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a reaction occurs between 3 mole of H2 and 1.5 mole of O2 to give some amount of H2O। तो रिएक्शन हो रही है H2 प्लस O2 की, तो ये रिएक्शन होती है H2 प्लस हाफ O2 इक्वल्स टू H2O। स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से ये 1 मोल, ये आधा मोल और पानी बनेगा 1 मोल। अब ये कह रहा है कि 3 मोल तो हाइड्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है और 1.5 मोल ऑक्सीजन है, 1.5 मोल ऑक्सीजन है। तो कितना बनेगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा क्या? कोई भी नहीं होगा। इसके आधे मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 1.5 के लिए 3 मोल चाहिए, तो लिमिटिंग रिएजेंट कोई भी नहीं है। नो लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, राइट। इसके बाद आता है अगला सवाल, लिख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्साइड, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट इज 44। किसी ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट, किसी ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 44 है। द EW का मतलब होता है एम्पेरिकल वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट इज 14। इक्विवेलेंट वेट 14 है, और इक्विवेलेंट वेट अगर 14 है तो एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है कि एलिमेंट का एटॉमिक वेट क्या है। ठीक है, मान लो ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो अंदाजे से लिख सकते हैं कि जो ऑक्साइड होगा एलिमेंट का, अंदाजे से लिखा जा सकता है ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट, क्या लिख दूं? M2O। क्या लिखा जा सकता है? M2OX लिख दो। क्या लिखा जा सकता है? M2OX। तो इसका मास क्या बनेगा? 2 इंटू M प्लस 16 इंटू एक्स। इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 44। इक्विवेलेंट वेट दे रखा है 14, तो M का मतलब क्या होता है? E इंटू एक्स। M की जगह क्या लिख सकते हैं? E इंटू एक्स प्लस 16x इक्वल्स टू 44। तो ये आ जाएगा 2 इंटू ई का वैल्यू तो दे रखा है 14, 14x प्लस 16x इक्वल्स टू 44। तो ये आ जाएगा 28, 44x इक्वल्स टू 44। तो x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 का मतलब w का वैल्यू कितना हो जाएगा? m का वैल्यू, इसलिए m का वैल्यू हो जाएगा 14 इंटू 1, 14। तो इट विल बी 14, राइट। लिख लो फटाफट, राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 16, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इन द रिएक्शन इज, इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है CaOH2 प्लस H3PO4 CaHPO4 प्लस 2H2O, ये रिएक्शन है और इक्विवेलेंट वेट पूछा जा रहा है। इक्विवेलेंट वेट किसका पूछा जा रहा है? H3PO4 का। तो इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। अब H3PO4 3 हाइड्रोजन दे सकता है, लेकिन इस रिएक्शन में आपको देखना है कि कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं। H3 थे यहाँ पे PO4 के साथ, और यहाँ बचा एक H, मतलब 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं। तो n फैक्टर का वैल्यू कितना आ जाएगा? n फैक्टर का वैल्यू आ जाएगा 2। H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना बनेगा? H3PO4 का
3 प्लस 31 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा लगभग 49 के आसपास। ये हुआ 90 कितना, 95, 98, तो 98/2, इसका आंसर आ जाएगा 49। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 0.5 मोल ऑफ BaCl, BaCl2 होना चाहिए, BaCl2 is mixed with 0.2 mole of Na3PO4, the maximum number of moles of Ba3PO4 2। देखो एक रिएक्शन लिख देते हैं, BaCl2 और Na2PO4, इनकी रिएक्शन लिख देते हैं। इनकी रिएक्शन के बाद आपको मिलेगा NaCl प्लस Ba3PO4 2, Ba3PO4 2। चेक करो रिएक्शन बैलेंस है क्या, रिएक्शन बैलेंस तो नहीं है। यहाँ बेरियम के 3 है, यहाँ 1 है, वहाँ 2 है, तो रिएक्शन को बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए इसके जगह अब आ जाएगा 3BaCl2, PO4 इधर 1 है, इधर PO4 2 है, तो ये हो जाएगा 2Na2PO4, Na इस तरफ हो जाएंगे Na, और Cl है 6, तो इस तरफ आ जाएगा 6NaCl प्लस Ba3PO4 2। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड हो गई है। अब क्या कह रहा है, 0.5 मोल है BaCl2 के और 0.2 मोल है Na3PO4 के। देखो इस बैलेंस्ड स्टोइकियोमेट्री में BaCl2 के जब 3 मोल होते हैं तो Na2PO4 के चाहिए होते हैं आपको 2 मोल, और तब जाकर के Ba3PO4 बनता है 1 मोल, Ba3PO4 बनता है 1 मोल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि BaCl2 के आपको लेने हैं 0.5 और इसके लेने हैं 0.2, इसके लेने हैं 0.2 मोल। अब एक बात बताइए, जब 2 मोल Na2PO4 के होते हैं तो इसको कंज्यूम करने के लिए 3 मोल चाहिए होते हैं BaCl2 के, तो हमारे पास Na2PO4 के मोल है 0.2, तो इसको कंज्यूम करने के लिए कितने चाहिए होंगे 0.3, और है कितने 0.5, मतलब बेरियम क्लोराइड तो बच जाएगा आपके पास, BaCl2 तो बच जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा ये। और अगेन लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द प्रोडक्ट। जब 2 मोल होते हैं तो Ba3 बनता है 1 मोल, तो 0.2 में कितना बनेगा 0.1। जब इसके 2 मोल होते हैं तो 1 मोल बनता है, तो 0.2 में कितने बनेंगे 0.1 मोल बनेगा। Ba3PO4 का कितना बनेगा 0.1 मोल। ऑप्शन है क्या कुछ, 0.1 मोल, ठीक है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, राइट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, BrO3 माइनस प्लस 5Br माइनस Br2 प्लस 3H2O, Br2 प्लस 3H2O, तो इसको बैलेंस करोगे अगर, तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। ये हो गया BrO3 माइनस प्लस 5Br माइनस इक्वल्स टू Br2 प्लस 3H2O, Br2 प्लस 3H2O। Br कितने हैं टोटल 6, और उधर Br है, यहाँ Br माइनस होंगे दोनों, तो 6 Br माइनस है, यहाँ Br2 है, तो ये हो जाएगा 3Br2 माइनस और 3H2O। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। क्या कह रहा है, पहले स्टोइकियोमेट्री देख लो, जब इसका 1 मोल होता है, इसके 5 मोल होते हैं, तब जाकर के Br2 बनता है 3 मोल, ठीक है।
अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ 50 ml 0.1 m BrO3, 50 ml 0.1 m, तो नंबर ऑफ मोल कितने हुए, नंबर ऑफ मोल कितने हुए, मोलरिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू गिवन वॉल्यूम, और 30 ml 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 30, तो इसको सोल्व करोगे 50 इंटू 0.1, 0.5 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 0.5 मिलीमोल, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मोल, 5 मिलीमोल, और ये हो जाएगा 15 मिलीमोल, 5 और 15। अब देखो, जब 1 मोल BrO3 होता है तो 5 मोल Br माइनस चाहिए होता है, तो 5 के लिए कितना चाहिए होगा, 25, लेकिन है 15, तो खत्म कौन हो जाएगा, Br माइनस खत्म होगा, तो Br माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। अगेन लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द प्रोडक्ट। जब 5 मोल Br माइनस था तो Br2 बनता था 3 मोल, तो 15 में कितना बनेगा, 15 में कितना बनेगा, 5 में 3 बनेगा, तो 1 में कितना बनेगा, 3/5, और 15 मिलीमोल में बनेगा 15, सॉरी 15 में बन जाएगा, हाँ ठीक है, 15/5, 3 3 9, तो 9 मिलीमोल आंसर आएगा। 9 मिलीमोल का मतलब 9 इंटू 10⁻³ मोल, 9 इंटू 10⁻³ मोल, सी आंसर आ जाए। योर आंसर वुड बी सी, राइट डाउन, योर आंसर वुड बी सी। अगला क्वेश्चन ही नहीं है क्या, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, 2 samples of HCl of 1 m and 0.25 m are mixed to find volumes of these samples taken in order to prepare 0.75 m HCl। पहले जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लो। हमारे पास मान लो ये V1 वॉल्यूम है और यहाँ पे मोलरिटी दी हुई है 1, इसको मिलाया दूसरे वॉल्यूम के साथ जो V2 है और इसका मोलरिटी दिया हुआ है 0.25, इन दोनों को मिलने के बाद एक मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2, और उसकी जो मोलरिटी आएगी वो उसने दिया हुआ है 0.75, मिक्सचर का मोलरिटी कितना है 0.75। कौन सा लॉजिक लगाओगे, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू M3V3, तो M1V1 M2V2 M3V3, M1 का वैल्यू 1 है, V1 का वैल्यू V1 है, तो ये आ जाएगा V1, M2 का वैल्यू 0.25, V2 का वैल्यू V2, तो ये आ जाएगा 0.25 V2, M3 का वैल्यू 0.75 है, और V3 का वैल्यू V1 प्लस V2 है, तो यहाँ से V1 प्लस 0.25 V2 इक्वल्स टू 0.75 V1 प्लस 0.75 V2, तो V1 बचेगा कितना 0.5 और V2 बचेगा कितना 0.5, नहीं V1 बचेगा 0.25, तो 0.25 V1 ये इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा, और ये बचेगा 0.5 V2, मतलब V2 का वॉल्यूम V1 के वॉल्यूम से दुगना होगा, सॉरी आधा होगा, है ना, V1 का वॉल्यूम V2 के वॉल्यूम से आधा होगा। देख लो, V1 20 है तो V2 10 है, V1 100 है तो V2 50 है, V1 40 है तो 20 है, 50 25 चारों ही सही है, चारों में V1 और V2 का रेशो कितना है 2:1, तो यहाँ से V1 बाय V2 को सॉल्व करोगे तो 2:1 आंसर आएगा, और चारों में 2:1 है, तो चारों ही सही है, चारों ही सही है, राइट। नेक्स्ट, if 100 ml of H2SO4 and 100 ml of पानी are mixed, आपके पास 100 ml, मिलीग्राम नहीं है, 100 ml H2SO4 है और इसको 100 ml वाटर के साथ मिलाया। अब ये पूछ रहा है कि जो मिक्स बनेगा उसमें H2SO4 का परसेंटेज मास कितना होगा, तो इन दोनों को मिलाने के बाद बना मिक्स, तो मिक्स का मास कितना होगा 200 ml, मिक्स का मास कितना होगा 200, राइट। अब देखो,
100 ml H2SO4 है, तो इसका मास निकाल सकते हैं क्या? इसका डेंसिटी दे रखा है 0.09 ग्राम पर ml, है ना? तो कितना हो जाएगा अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूं तो परसेंटेज मास हो जाएगा, ये 0.09 नहीं है, ये गलत टाइप हो गया है, 0.9 है। तो ये हो जाएगा 0.9 इंटू 100, ये मास हुआ किसका? H2SO4 का। और पानी का मास कितना है, सॉरी परसेंटेज H2SO4 का निकाल रहे हैं, तो H2SO4 का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास में H2SO4 का मास कितना? 0.9 इंटू 100, और पानी का मास कितना? 100 इंटू 1, क्योंकि पानी का डेंसिटी 1 है। तो आंसर आएगा 90 डिवाइडेड बाय 190। तो 0.5 से कुछ कम रहेगा, 47, है ना? 0.5 से कम रहेगा, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 47.36। 47.36 47.36 ये आंसर हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 21, 1 liter of a sample of hard water contain 4.44 milligram CaCl2, 1.9 milligram of MgCl2, what is the total hardness in terms of CaCO3? देखो, किसी भी चीज को किसी भी चीज में कन्वर्ट करना हो, तो जिस चीज को कन्वर्ट करना हो उसके ग्राम इक्विवेलेंट को जिस चीज में कन्वर्ट करना हो उसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो इसमें दो चीजें हैं, एक CaCl2 है और एक MgCl2 है। MgCl2 और CaCl2 दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को कन्वर्ट किसमें करना है? CaCO3 में। CaCO3 के इक्विवेलेंट वेट के से मल्टीप्लाई कर दो। तो CaCO3 का अगर मैं इक्विवेलेंट वेट निकालूं, पहले इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 कितना आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी। CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 40 प्लस 12 प्लस 48, मतलब 100, 100 बाय 2 50। तो 50 से मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है? दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए तो इक्विवेलेंट वेट चाहिए दोनों का ही, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2 ये हो जाएगा 40 प्लस 71, 111 बाय 2, 111 बाय 2, और ये आएगा 55.5, ये आएगा 55.5, है ना? इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2 तो हो गया MgCl2, तो MgCl2 कितना है? 1.9, और ये मिलीग्राम में है ना? तो पहले तो इक्विवेलेंट वेट निकाल लो। MgCl2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 24 प्लस 71, मतलब 95, तो ये आ जाएगा 95 बाय 2, ये आ जाएगा 95 बाय 2। अब निकाल लो इनका ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MgCl2। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमने लिख चुके हैं पहले, कई बार काम आ गया। तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। पहले वाले का ग्राम कितना है? 4.4 मिलीग्राम, तो 4.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 55.5, या फिर इसको ऐसा लिख दो 111/2 ही लिख दो, प्लस ये हो जाएगा 1.9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 95/2, और इसको सब कुछ को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? 50 के साथ। इस सबको मल्टीप्लाई कर दो 50 के साथ। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो कैलकुलेट करने का ये है। आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर करोगे कैलकुलेट करोगे तो 6 ppm के आसपास आंसर आएगा। कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 6 ppm। दूसरा तरीका देखो क्या कर सकते हैं आसान तरीके से, ये तो सही तरीका है। अल्टरनेटली देखो, CaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 111 और CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 100। तो अगर हमारे पास 111 मॉलिक्यूलर मास का कंपाउंड कितना है? 4.4 ग्राम या 4.4 मिलीग्राम, कितना है? 4.4 मिलीग्राम। किसके साथ? 111 के साथ। तो 100 के साथ कितना होगा?
4.4 डिवाइडेड बाई 111 इंटू 100, अप्रोक्सीमेटली 4 के आसपास। तो 4.4 मिलीग्राम CaCl2 किसके बराबर हुआ? 4 मिलीग्राम CaCO3 के बराबर हुआ, 4 ppm CaCO3 के बराबर हुआ, है ना। मिलीग्राम पर लीटर और ppm एक ही बात है, मिलीग्राम पर लीटर और ppm एक ही यूनिट है। इसी तरह से MgCl2 कितना? 1.9, MgCl2 का मास, मोलर मास कितना? 95, CaCO3 का कितना? 100। तो 1.9 किसके साथ? 95 के साथ। तो 1.9 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100 कितना आएगा? लगभग 2 के आसपास। तो ये इसका इक्विवेलेंट CaCO3 के कितना है? 2, इसका 4, टोटल कितना हो जाएगा? 6। तो योर आंसर वुड बी 6 ppm। चाहो तो ऐसा कर लो, चाहो तो इस तरह से कर लो, चाहो तो इस तरह से कर लो, है ना। दैट वुड बी योर आंसर, दैट वुड बी योर आंसर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 10 लीटर ऑफ हार्ड वाटर, 10 लीटर ऑफ हार्ड वाटर रिक्वायर्ड 5.6 ग्राम ऑफ लाइम फॉर रिमूविंग हार्डनेस। देखो, जो परमानेंट टेम्परेरी हार्डनेस होती है, जैसे मान लो CaHCO3, इसको रिमूव करने के लिए आपने CaOH2 मिलाया या तो या CaO मिलाया, और बदले में आपको मिलेगा CaCO3 और साथ में H2। मतलब 1 मोल कैल्शियम बाइकार्बोनेट का हार्डनेस को रिमूव करने के लिए 1 मोल लाइम की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। 1 मोल कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मतलब हुआ 40 और 162 ग्राम। इस 162 ग्राम के लिए चाहिए होगा 56 ग्राम CaO, 100 ग्राम, है ना। CaO से मिलके बनेगा CaCO3, CaO प्लस CO2 इज इक्वल टू CaCO3, CaO प्लस CO2 इक्वल्स टू CaCO3। 1 मोल CaO 1 मोल CaCO3 बनाता है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ मास से क्या कह सकते हैं कि इसका इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट, सबका इक्विवेलेंट बराबर होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब इस CaO को कन्वर्ट करोगे CaCO3 में तो कितना आ जाएगा? 50। कहने का मतलब कि 162 ग्राम अगर आपके पास में हार्डनेस है, H लिख देता हूं, तो इसका इक्विवेलेंट CaCO3 में कितना हुआ? 50। लेकिन है कितना ये? हार्ड वाटर रिक्वायर 5.6 ग्राम ऑफ लाइम। लाइम कितना चाहिए था आपको? 5.6। तो 5.6 के करस्पॉन्डिंग ये कितना हो जाएगा? 16.2। ये कितना हो जाएगा? 16.2। तो हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस कितना है? 16.2 ग्राम, 16.2 ग्राम, राइट। कितना है? 16.2 ग्राम है ना। अब देखो, अब ये 1 मोल CaCO3 हुआ इक्विवेलेंट टू 1 मोल CaCO3, और 1 मोल CaCO3 का मतलब 100। कहने का मतलब जो 162 ग्राम CaOH2 है, इसका इक्विवेलेंट किसके बराबर है? 100 ग्राम ऑफ CaCO3 के बराबर। लेकिन हमारे पास है कितना? हार्डनेस 16.2 है, तो 16.2 के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 ग्राम CaCO3 के बराबर की हार्डनेस है, और 10 ग्राम CaCO3 हार्डनेस कितने में है? 10 लीटर में। 10 लीटर का मतलब होता है 10⁴ ग्राम। तो कंसंट्रेशन कैसे पता करेंगे? ppm। 10 ग्राम डिवाइडेड बाय पानी कितना है? 10⁴ ग्राम इंटू 10⁶। तो कटपिट का आंसर कितना आएगा? 1000 ppm। भाई क्या किया कि टेम्परेरी हार्डनेस को 1 मोल लाइम चाहिए होता है, और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से 1 मोल लाइम किसके बराबर होगा? 1 मोल CaCO3 के बराबर होगा। लेकिन लाइम कितना काम आया? 1 मोल काम नहीं आया, 0.1 मोल काम आया। तो 0.1 मोल के करस्पॉन्डिंग टेम्परेरी हार्डनेस कितना हो जाएगा? 16.2। तो 16 इन तीनों का इक्विवेलेंस मास बराबर होता है, इक्विवेलेंस बराबर होता है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि एक किसी स्पीशीज का 1 ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे स्पीशीज के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्ट करेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही बनेगा, हाँ। तो उससे आंसर आ जाएगा आपका
100 ppm। तो ये हुए कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गए हैं, ये हुए हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट विच एस्टेब्लिश्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम यूज्ड अ बीम ऑफ। रदरफोर्ड ने किसकी बीम दी थी? अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस He2+। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है? He2+। तो बीटा पार्टिकल नहीं है, गामा रेज नहीं है, हीलियम एटम विच इम्पिंज्ड ऑन मेटल फॉइल एंड गॉट स्कैटर्ड। हीलियम एटम नहीं है ना, He2+ है। हीलियम एटम होता है He, तो हीलियम न्यूक्लियाई है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, हीलियम न्यूक्लियाई बचेगा। तो विच इम्पिंज्ड ऑन अ मेटल फॉइल एंड गॉट स्कैटर्ड, राइट। भाई इसने क्या किया था? अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की थी गोल्ड फॉइल पे, गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की थी। अल्फा पार्टिकल का मतलब He2+। उसके बाद क्या देखा कि ज्यादातर पार्टिकल तो सीधे निकल गए, मतलब एटम का बहुत सारा हिस्सा खाली है। कुछ पार्टिकल डेविएट हुए और लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल वापस बाउंस बैक हो गया। कंक्लूजन ये निकला कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में रहने वाले लोग न्यूक्लियाई कहलाते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आते हैं। तो पूरा जो डेंसिटी, पूरा जो मास है, जो पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है सेंटर में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ E/m। इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ E/m बताना है आपको। देखो, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ E/m बताना है। E/m के लिए आपको दोनों वैल्यू याद होनी चाहिए। E का मतलब है चार्ज, E का मतलब है चार्ज, और m का मतलब है मास। किस किस की बात कर रहा है? न्यूट्रॉन की, अल्फा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन होता है लगभग 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है लगभग 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और ये अप्रॉक्सीमेटली दोनों 1.008 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है, 1 AMU के बराबर है। इसी तरह से मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है लगभग 4 AMU के बराबर, लगभग 4 AMU के बराबर। अब बात आती है चार्ज की। ई चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना होता है? इतना ही होता है, लेकिन प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस, और प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल क्योंकि He2+ है, तो 2 इंटू ई इतना चार्ज होता है उसके ऊपर। तो जब तुम इनका रेशो देखोगे तो सबसे ज्यादा रेशो आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, डिनोमिनेटर में मास आएगा, तो सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन की। सबसे कम वैल्यू आएगी E/m की न्यूट्रॉन के लिए, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0। तो सबसे कम तो आएगा न्यूट्रॉन के लिए, फिर अल्फा के लिए, फिर प्रोटॉन के लिए, और फिर इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ए वुड बी योर करेक्ट आंसर, ए वुड बी करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 25, if 2 neutrons are added to an element X then it will get converted। भाई अगर देखो, हम न्यूट्रॉन ऐड कर रहे हैं, प्रोटॉन तो आप ऐड कर ही नहीं सकते हो। प्रोटॉन किसी भी एटम से कम या ज्यादा नहीं किए जा सकते, नहीं तो एटम ही बदल जाएगा, तो एटम आप बदल नहीं सकते हो, है ना। तो न्यूट्रॉन ऐड करने से क्या बनते हैं? आइसोटोप्स। न्यूट्रॉन ऐड करने से क्या बनते हैं? आइसोटोप। जैसे 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है। ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ये प्रोटियम है। हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, और ये ट्राइटियम, प्रोटियम नहीं ट्राइटियम। हाइड्रोजन को बोलते हैं प्रोटियम। इसमें इसका मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें मतलब न्यूट्रॉन 0 है। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 - 1, 1 न्यूट्रॉन है। इसमें न्यूट्रॉन 3 - 1, 2 न्यूट्रॉन है। तो आइसोटोप का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं।
तो अलग न्यूट्रॉन से बनते हैं आइसोटोप, अलग न्यूट्रॉन से बनते हैं आइसोटोप। द कलर्ड रेडिएशन विद लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी होती है सबसे कम रेड की। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोजली इक्वेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। तो डायरेक्टली आप याद रख सकते हो, रूट बी इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी, रूट ए इक्वल्स टू जेड माइनस बी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू प्रोटॉन बोथ फोटोन सॉरी बोथ वेव एंड एज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रेक्शन भी होता है, ये तो प्योर किसके हैं, वेव पार्टिकल के लिए। ये आइंस्टीन की एनर्जी की इक्वेशन है, लेकिन ये प्लांक की इक्वेशन है एच इंटू न्यू, एच इंटू न्यू, फ्रीक्वेंसी इंटू एच। और ये जो प्लांक ने दोनों तरीके की बात की थी कि लाइट सोर्स या फोटोन पार्टिकल भी है और एनर्जी भी है, पार्टिकल भी है और एनर्जी भी है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। देखो प्लांक की क्वांटम थ्योरी में था क्या, प्लांट से पहले मैक्सवेल की क्वांटम थ्योरी थी। मैक्सवेल ने यह कहा कि एनर्जी डिस्क्रीट नहीं होती, कंटिन्यूअस होती है, एनर्जी कंटिन्यूअस होती है। दूसरा, अब इस कंटिन्यूअस एनर्जी से जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। फिर जो प्लांक आया, प्लांक ने मॉडिफाई किया, प्लांक ने बताया कि एनर्जी डिस्क्रीट होती है, एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती, और एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होती है ना, ये सारी बातें बताई। तो पहला, एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इन होल नंबर और मल्टीप्लाई ऑफ क्वांटम। जो प्लांक है, प्लांक ने यही बात कही थी कि एनर्जी जो एब्जॉर्ब की जाएगी या एमिट की जाएगी वो किया जाएगा थ्रू फोटॉन्स, वो किया जाएगा थ्रू फोटॉन्स। और फोटोन एनर्जी के सबसे छोटे पैकेट होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा या तो दो करेगा, 1.2 नहीं करेगा, 1.5 नहीं करेगा। तो फ्रैक्शनल नहीं होगा, कैसा होगा, इंटीजर होगा, मतलब होल नंबर। तो ये बात गलत है। रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद एनर्जी, ये भी ठीक बात है। रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूअसली बट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। और उन स्मॉल पैकेट को क्या बोला, क्वांटम। उन स्मॉल पैकेट्स को ही क्या बोला गया, क्वांटम। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये बात भी ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि ए बात ठीक नहीं है, ए गलत स्टेटमेंट है, ए स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल, if the threshold frequency of a metal for photoelectric effect is nu naught, then which of the following will not happen। यहां पे फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है और इंटेंसिटी की बात हो रही है। देखो होता क्या है, ये मान लो कोई एक मेटल का सरफेस है, इस मेटल के सरफेस पे एक लाइट गिरा, लाइट के पास एनर्जी है एच न्यू, ये एनर्जी है ऑफ इनकमिंग रेडिएशन, ऑफ इनकमिंग रेडिएशन, राइट। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है थ्रेशोल्ड एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, एच न्यू नॉट। मतलब अगर इससे कम एनर्जी प्रोवाइड करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से नहीं जाएगा। अगर एच न्यू का वैल्यू, अगर एच न्यू का वैल्यू छोटा है एच न्यू नॉट से, तो कोई भी एमिशन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एच न्यू का वैल्यू ज्यादा है एच न्यू नॉट से, तो हो जाएगा एमिशन, हो जाएगा एमिशन। हम यहां पे एक ही फोटोन की बात कर रहे हैं, ये जो एनर्जी है वो एक फोटोन की है, फॉर वन फोटोन। अब इस फोटोन की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी तो उस एनर्जी का इतना हिस्सा तो इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से निकालने में लगेगा।
और भी अगर ज्यादा एनर्जी फोटोन के पास है तो फिर वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन हमने पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। भाई इनकमिंग रेडिएशन, इनकमिंग फोटोन के पास इतनी एनर्जी है, लेकिन इतनी एनर्जी में से एच न्यू नॉट तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसके बाद उसको भगाने के लिए चाहिए काइनेटिक एनर्जी के लिए कितना एनर्जी लगेगा, जितना एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास है। और ये सब कुछ एक फोटोन की बात है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और ये सब एक, भाई एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, वन फोटोन विल इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन ओनली। ऐसा नहीं है कि किसी फोटोन के पास ज्यादा एनर्जी है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, एक को लेके जाएगा, लेकिन अगर एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा तेजी से लेके जाएगा, है ना। वहीं पे अगर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, जो एनर्जी है वो पर यूनिट एरिया पे, मतलब अगर इंटेंसिटी ज्यादा है मतलब ब्राइटनेस ज्यादा है, मतलब लाइट का बीम ज्यादा है। तो इंटेंसिटी का मतलब है जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा एरिया पे लाइट पड़ेगी, कि फोटोन्स आएंगे, तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे, कहने का मतलब यह है इंटेंसिटी ज्यादा है। तो इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो, और फ्रीक्वेंसी का सेम है, इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब ज्यादा फोटोन आए, उसी फ्रीक्वेंसी के आए, तो फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फोटोन ज्यादा आए तो वो फोटोन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लेके जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड ज्यादा हो जाएंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, लेकिन इंटेंसिटी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब देख लो स्टेटमेंट क्या कह रहा है। इफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, कि कम से कम उतनी एनर्जी दोगे तब जाकर के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा मेटल सरफेस के ऊपर से। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज न्यू नॉट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो। ठीक है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, अगर ये भी न्यू नॉट है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। सही बात है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज न्यू, द काइनेटिक एनर्जी विल बी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये भी सही बात है। इफ द फ्रीक्वेंसी इज केप्ट सेम, फ्रीक्वेंसी को सेम रखा एट न्यू बट इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, तो अभी बताया इंटेंसिटी ज्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड विल बी इंक्रीज, ये बात भी सही है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज फर्दर इंक्रीज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, नहीं गलत बात है। अगर आप नंबर ऑफ सॉरी अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं होंगे, इंक्रीज क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यहां पे इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, light of wavelength lambda shines on a metal surface with intensity x and it emits y electron, तो x क्या है, इंटेंसिटी, x क्या है इंटेंसिटी, और y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड, और z क्या है, एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। What will happen to y and z if x is double? x को डबल कर दोगे तो y भी डबल हो जाएंगे, मतलब अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज होंगे लेकिन एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ेगा। y विल बी डबल एंड z विल डबल, नहीं, z पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, z पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, z विल रिमेन सेम एंड y विल डबल। तो योर आंसर वुड बी डी, answer would be D. Next, which of the following is not characteristic of Planck quantum theory? Planck की quantum theory इस बात की बात करती है, radiations are associated with energy, सही बात है, magnitude of energy associated with a quantum equal to h nu, ये भी ठीक है, h भी नहीं है, h nu है ना ये, radiation energy is neither emitted nor absorbed continuously, ये भी ठीक बात है, इसने तो discrete बताया था, continuous नहीं है, क्वांटम की फॉर्म में है, फोटॉन्स की फॉर्म में है। अ बॉडी कैन एमिट लेस और मोर देन क्वांटम, नहीं,
या तो कोई बॉडी एक फोटोन एमिट करेगी, एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगी, या तो दो करेगी, 1.5 नहीं करेगी, है ना, 1.5 नहीं करेगी। ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल, अ सर्टन मेटल व्हेन इरेडिएटेड टू लाइट, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 3.2 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज, emits photoelectrons with twice kinetic energy as did photoelectron when the same metal is irradiated by light this। देखो क्या कह रहा है, एक ही मेटल सरफेस है, एक ही मेटल सरफेस है। अब अगर एक मेटल सरफेस है तो उसका न्यू नॉट का वैल्यू सेम रहने वाला है। जो इनकमिंग लाइट है, इनकमिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो सकती है। ये मान लो फ्रीक्वेंसी V1 न्यू 1 है, ये मान लो फ्रीक्वेंसी न्यू 2 है ना। न्यू 1 का वैल्यू कितना है, 3.2 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज, और न्यू 2 का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज। ठीक है, यहां से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा उस इलेक्ट्रॉन के पास कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अभी क्या कह रहा है, अ सर्टेन मेटल व्हेन इरेडिएटेड टू लाइट 3.2 10⁻16 emits photoelectron with twice kinetic energy as did photoelectron when same metal is irradiated by 2 into 10⁻16। मतलब ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 1, वो काइनेटिक एनर्जी 2 का दोगुना है, काइनेटिक एनर्जी 2 का दोगुना है। तो काइनेटिक एनर्जी 1 का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। तो पूछ क्या रहा है आपसे, थ्रेशोल्ड। ठीक है, हमको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी 1 कितना होगा, एच न्यू 1 माइनस एच न्यू नॉट इक्वल्स टू 2 इंटू एच न्यू 2 माइनस एच न्यू नॉट। है ना, तो भैया ये हो जाएगा एच न्यू 1 माइनस न्यू नॉट, या फिर इसको ऐसे रहने दो अभी, इक्वल्स टू एच न्यू 1 माइनस एच न्यू नॉट इक्वल्स टू 2h न्यू 2 माइनस 2h न्यू, राइट। तो इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा h न्यू 1, ऐसा कर दो, 2 इंटू एच न्यू 2 माइनस एच न्यू 1 इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। ये इक्वेशन बनेगी, एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 न्यू नॉट न्यू 2 माइनस न्यू 1 इक्वल्स टू न्यू नॉट। 2 इंटू न्यू 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻16 माइनस 3.2 इंटू 10⁻16। इसको सॉल्व करोगे, 4 इंटू 10⁻16 माइनस 3.2 इंटू 10⁻16, कितना आंसर आएगा, 0.8 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज। इसका वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है क्या। तो 15 में कन्वर्ट कर दो, तो इसको हो जाएगा 8 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो आंसर वुड बी 8 इंटू 10⁻15। बेसिक सा सवाल है, और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, ठीक ठाक संभावना रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसने वेवलेंथ की फॉर्म में दिया है, फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल इज 330 नैनोमीटर, देन वर्क फंक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। वर्क फंक्शन का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, है ना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन।
और होता क्या है ये एच न्यू नॉट। तो इसमें डेल्टा की बात है तो एच सी बाय लेमडा नॉट हो जाएगा, एच सी बाय लेमडा नॉट हो जाएगा, है ना। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दिस वर्क फंक्शन पूछ रहा है आपसे, तो वर्क फंक्शन क्या होगा एच सी बाय लेमडा, इसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। एच का मतलब 6.6 इंटू 10⁻20 - 34, है ना। एच का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट पता है आपको, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इसका यूनिट क्या होता है जूल सेकेंड। इंटू सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा का वैल्यू है 330 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁻9। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 6 इंटू 10⁻19। ये 2 बार कट जाएगा तो आंसर आएगा 6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट, according to Einstein photoelectric equation the graph between kinetic energy of photoelectrons ejected, ये तो कर्व मैंने तुमको बनवाया है भाई, यहां से यहां तक जब तक फ्रीक्वेंसी का वैल्यू न्यू नॉट के बराबर नहीं होगा तब तक तो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होगा ही नहीं। जब एच न्यू का वैल्यू एच न्यू नॉट से कम होगा जब तो काइनेटिक एनर्जी आएगी नहीं, लेकिन जब ये ज्यादा हो जाएगा और जैसे जैसे इसका वैल्यू इंक्रीज होगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है क्या, काइनेटिक एनर्जी इन दोनों का डिफरेंस है। जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उतना डिफरेंस लीनियरली इंक्रीज करेगा, तो आंसर वुड बी दिस, योर आंसर वुड बी दिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36, द मोमेंटम ऑफ फोटोन हैविंग 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। यहां एनर्जी दिया हुआ है 6 मिलियन, मिलियन का मतलब 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल सेकेंड। अब ये मोमेंटम पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है आपसे मोमेंटम। देखो आइंस्टीन का जो इक्वेशन है E = mc², और प्लांक का इक्वेशन है E = hc/λ, hc/λ, दोनों एनर्जी का इक्वेशन है। तो mc² = hc/λ, एक c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, c का मतलब वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल्स टू h/λ, और लैम्डा इक्वल्स टू h/मोमेंटम। लेकिन यहां दिक्कत क्या है, एनर्जी दिया हुआ है, तो इस वाले स्कीम से काम नहीं कर सकते हैं, इसको साइड में रख दो, इसको साइड में रख दो, है ना, इससे काम नहीं कर पाएंगे, इससे काम नहीं होगा तो क्या करें भाई, हमको पता है एनर्जी का वैल्यू mc² है, क्या हम mc² को mc इंटू सी लिख सकते हैं क्या, तो एनर्जी इक्वल्स टू mc इंटू सी, सी क्या है वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा मोमेंटम, तो E इक्वल्स टू मोमेंटम इंटू सी, तो मोमेंटम इक्वल्स टू E/c। मोमेंटम का वैल्यू सॉरी E एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है ये रहा, तो मोमेंटम आ जाएगा 6 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल सेकेंड, और C का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 3.2 इंटू 10⁻⁻21। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, राइट। 3.2 इंटू 10⁻⁻21, ये आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज 15200 पर सेंटीमीटर, द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट बाल्मर लाइन ऑफ Li2+। वेव नंबर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है RH Z² 1/n1 - 1/n2, सॉरी 1/n1² 1/n2²।
ये बाल्मर के लिए है। हाइड्रोजन के लिए H का वैल्यू 1 होता है, तो फॉर हाइड्रोजन Z इक्वल्स टू 1, तो क्या बन जाएगा, वेव नंबर इक्वल्स टू RH। मैं अभी n का वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, n का वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं। बाल्मर के लिए n1 का वैल्यू 2 होता है और n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहली लाइन के लिए 3। उसको पुट करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि Li2+ के लिए भी ये पहली वाली लाइन मांग रहा है बाल्मर की, तो n1 n2 तो सेम रहने वाले हैं। फॉर Li2+, Li के लिए Z का वैल्यू कितना होता है, 3। Li के लिए Z का वैल्यू कितना होता है, 3। Li के लिए Z का वैल्यू कितना होता है, 3। तो वेव नंबर कितना हो जाएगा, RH इंटू 3 का स्क्वायर और इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। RH इंटू 1/n1 1/n2 का वैल्यू कितना है, 15,200 दे रखा है क्वेश्चन में, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 4 Li2+, भाई बाकी तो सेम ही है, RH इंटू इसकी वैल्यू दी हुई है, सिर्फ ये एक्स्ट्रा आया है, तो 15,200 इंटू 9, 135 का मतलब 136,800 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन से बचना भी है, फालतू कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। वैसे याद रखना आगे के लिए काम आता है ये, कि बाल्मर के लिए n1 का वैल्यू 2 है और पहले लाइन के लिए n2 का वैल्यू 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 38, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन। देखो जो एनर्जी का वैल्यू है, एनर्जी का वैल्यू होता है -13.6 n²/z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करें तो आंसर यही आएगा हाइड्रोजन के लिए। अगर यहाँ पे मान लो n इक्वल्स टू 2 पुट करोगे, z²/n² आएगा, है ना, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये z²/n² है। फॉर हाइड्रोजन z का वैल्यू तो 1 आता है, इसलिए E का वैल्यू आ जाएगा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते हैं खाली। अब अगर n इक्वल्स टू 2 कर दें तो नीचे 4 से भाग लग जाएगा, तो -13.6 डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर n इक्वल्स टू 3 कर दें तो -13.6/9 आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 1.51 के आसपास आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर n इक्वल्स टू 4 कर दोगे तो E का वैल्यू आएगा -13.6/16, ये लगभग 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो एनर्जी कितनी चाहिए, जितना इनका डिफरेंस आएगा, जितना इनका डिफरेंस आएगा, जितना इनका डिफरेंस आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इतनी ही एनर्जी के फोटोन को एमिट करेगा या इतनी एनर्जी के फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। प्लांक थ्योरी ये कहती है कि एक फोटोन जो सुटेबल एनर्जी रखता है वो एमिट होगा या उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है, होल नंबर एब्जॉर्ब होगा। तो यहां हमको 6.8 कहीं नहीं मिला, 1.7 नहीं मिला, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं मिला, -13.6 है प्लस 13.6 नहीं है, तो कौन सा मिलेगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर आ जाएगा ए। मतलब पॉसिबल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 3.4 है, बाकी कोई से भी नहीं है, बाकी कोई से भी नहीं है। भाई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा कि जितनी एनर्जी मिल रही है उसी को ले लेते हैं फिर बाकी और कहीं से ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में है, उसको n इक्वल टू 2 में जाना है, तो जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो जिस फोटोन के पास उतनी रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, या अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है तो उतने ही सुटेबल एनर्जी के फोटोन को एमिट किया जाए, है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, the ionization potential for the electron in the ground state of hydrogen is 13.6 electron volt per atom. What would be the ionization potential for the electron in the first excited state of Li2+? देखो इसका मतलब क्या होता है कि एक हाइड्रोजन का एटम है, उस हाइड्रोजन के एटम की
आयोनाइजेशन ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट का मतलब n इक्वल्स टू 1 में इलेक्ट्रॉन है, n इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन है, और n इज इक्वल टू 1 में भी थोड़ी देर पहले देखा था आपने, एनर्जी कितना होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर ले जाए। एटम को इलेक्ट्रॉन से बाहर लेके जाएगा तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, मतलब 0, क्योंकि यहाँ माइनस है, -13.6, तो मैक्सिमम कितनी होगी 0। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, -13.6 से 0 जाने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसके पास जितनी नेगेटिव एनर्जी है उतनी पॉजिटिव एनर्जी दे दोगे तो वो बाहर चला जाएगा, है ना, सिर्फ साइन का फर्क है। तो अगला सवाल पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2+। पहली बात तो यह है कि जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2, क्योंकि ये तो ग्राउंड स्टेट है n इक्वल टू 1, तो एक्साइट का मतलब वो अपर हायर एनर्जी लेवल में चला गया है, तो n इक्वल टू 2। और किसके लिए मांग रहा है, Li2+ के लिए, तो Li2+ के लिए z का वैल्यू होता है 3, है ना। तो इसके लिए एनर्जी निकाल के बता दो, तो एनर्जी होता है इक्वल्स टू -13.6 Z²/n²। पोटेंशियल है तो पॉजिटिव आएगा, तो आंसर आ जाएगा 13.6 इंटू Z² का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, और n का वैल्यू कितना है 2 को मतलब 4, तो ये आएगा 12.4 मतलब 3.4 इंटू 9 27 प्लस 3.6 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। इट वुड बी 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। है क्या ऑप्शन, 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+ is 19.6 into 10 raised to power -18 joule per atom, then the energy of Be3+ ion in the second stationary state is। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है He का, तो अगर He का हम फॉर्मूला लिखें, आयोनाइजेशन एनर्जी He का, तो मान लो एक कोफिशिएंट जो 13.6 ले रहे थे वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, हमको नहीं पता कितनी वैल्यू है उसकी, अल्फा मान लो, तो अल्फा इंटू, भाई एनर्जी का इक्वेशन लिखा था ना थोड़ी देर पहले, हमने एनर्जी का इक्वेशन लिखा था 13.6 Z²/n², तो क्या लिख सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/n², Z²/n²। तो एनर्जी का वैल्यू कुछ होता है, मान लीजिए A इंटू Z²/n²। अब हीलियम के लिए वैल्यू दी हुई है, तो फॉर हीलियम, हीलियम के लिए Z का वैल्यू कितना होता है 2, और इफ द आयोनाइजेशन एनर्जी पर एटम, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है, एन की कोई बात नहीं कर रहा है, और वैल्यू दी हुई है एनर्जी की कितनी 19.6 इंटू 10 raised to power -18, तो एनर्जी का वैल्यू तो दिया है 19.6 इंटू 10 raised to power -18 दिया है, किसका वैल्यू A इंटू Z² का मतलब 2² का मतलब 4, ये वैल्यू दिया है, तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा, A का वैल्यू आ जाएगा 19.6 इंटू 10 raised to power -18/4, ठीक है। अब कह रहा है कि एनर्जी बताइए Be3+ की, तो ये फॉर्मूला Be3+ में लगेगा, तो फॉर Be3+ एनर्जी वुड बी A इंटू Z, कितना हो जाएगा Be के लिए 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो ये हो जाएगा 4² डिवाइडेड बाय सेकंड स्टेशनरी स्टेट का मतलब n इक्वल टू 2, और n इक्वल टू 2 में n² का वैल्यू आ जाएगा 4। A की वैल्यू पुट करो, तो A का वैल्यू है 19.6 इंटू 10 raised to power -18 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4²/4, तो ये 4² कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 19.6 इंटू 10 raised to power -18, 19.6 इंटू 10 raised to power -18 है क्या, -19.6 10 raised to power -18, that would be your answer, that would be your answer।
है ना। अगला सवाल, द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ He प्लस, डिस्टेंस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ He प्लस। देखो मान लो ये n इक्वल्स टू 1 है, ये n इक्वल्स टू 2 है, ये n इक्वल्स टू 3 है, और ये n इक्वल्स टू 4 है। ये n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4। ये पूछ रहा है थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो यहां से अगर मैं थर्ड ऑर्बिट तक जाऊं तो ये थर्ड ऑर्बिट का रेडियस हुआ r3, यहां से फोर्थ ऑर्बिट में जाएंगे तो फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस हुआ r4। तो अगर r4 माइनस r3 करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, और यही डिफरेंस है। तो डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट इज r4 माइनस r3। और रेडियस का वैल्यू आपको पता होता है, रेडियस का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, बोर रेडियस का फॉर्मूला है 0.529 n स्क्वायर बाय जेड, n स्क्वायर बाय जेड। तो जो डिफरेंस है ये डेल्टा r, डिस्टेंस कितना हो जाएगा r4 माइनस r3, मतलब 0.529। r4 का मतलब 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड का वैल्यू तो 2 ही आएगा दोनों में, माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 16 माइनस 7 आ जाएगा, 7/2 3.5। तो 0.529 इंटू 3.5, और एंगस्ट्राम में आता है। एंगस्ट्राम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। इनको मल्टीप्लाई करोगे लगभग 1.8 के आसपास कुछ आएगा, तो 1.851 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, माइनस 10⁻⁻10 मीटर, है ना। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट, द मास ऑफ पार्टिकल इज 10⁻⁻10 ग्राम and its radius is 2 into 10⁻⁻4 centimeter. If its velocity is 10⁻⁻6 centimeter per second with 0.0001% uncertainty in measurement, the uncertainty in position। देखो अनसर्टेनिटी की बात किसने की थी, हाइजेनबर्ग ने। और हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि डेल्टा x इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h बाय 4 पाई, ठीक है। डेल्टा x पूछ रहा है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी है वो पूछ रहा है, मास दिया हुआ है, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी भी दिया हुआ है। तो मास कितना है, मास है 10⁻⁻10 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 1 किलोग्राम में 10⁻⁻13 किलोग्राम। अब आपको डेल्टा वी निकालना है, ये अनसर्टेनिटी है, ये तो परसेंटेज है, आपको डेल्टा वी कैसे निकालना है, डिफरेंस पर ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा 0.0001%, का मतलब 100, इंटू वेलोसिटी कितनी है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाओगे तो 10⁻⁻2 कर दो, तो ये कितना आएगा -2 -8 और -14 आ जाएगा, ये 10⁻⁻14 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो, तो डेल्टा x का वैल्यू आएगा h डिवाइडेड बाय 4 पाई, तो आएगा ही h बाय 4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा वी। तो h का वैल्यू होता है 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, 4 इंटू 3.14, m का वैल्यू है 10⁻⁻13 और इसका वैल्यू है 10⁻⁻14, 10⁻⁻13 10⁻⁻14। अब देखो ये ध्यान रखना, जब भी अनसर्टेनिटी के सवाल करने हो, अनसर्टेनिटी के क्वेश्चन करने हो, तो ये वाला वैल्यू 6.626 इंटू 4 पाई, इसका वैल्यू आता है 0.52। बचा क्या, ऊपर बचा 10⁻34, नीचे बचा 10⁻⁻27, ऊपर कितना बचेगा 10⁻7 बचेगा माइनस, तो ये आ जाएगा 0.52 इंटू 10⁻⁻7।
मीटर, या फिर इसको ऐसा लिख दो 5.2 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। तो ये आएगा 5.2 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, 5.2 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, -8 मीटर, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, if wavelength is equal to the distance traveled by the electron in 1 second, then देखो डी ब्रोगली के हिसाब से लैम्डा का वैल्यू h बाय एम इंटू वी होता है ना। अब ये कह रहा है अगर लैम्डा का वैल्यू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड है, भाई अगर v क्या है, v है वेलोसिटी, v है वेलोसिटी, वेलोसिटी कितने में, समथिंग मीटर पर सेकेंड, तो एक सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, v, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड कितना आएगा, v, ठीक है। अब ये कह रहा है कि लैम्डा किसके बराबर है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब v के बराबर, मतलब v को किससे रिप्लेस कर दो, लैम्डा से, तो लैम्डा इक्वल्स टू h बाय m इंटू लैम्डा, तो लैम्डा को इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर h बाय एम, और लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा h बाय एम का रूट, योर ऑप्शन आंसर वुड बी h बाय एम रूट। अच्छा सवाल है ना, अच्छा क्वेश्चन है भाई। वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड है, तो एक सेकंड में कितना चलेगा, v मीटर, और v मीटर किसके बराबर रखना है, लैम्डा के बराबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 2px, 2p के पास 3 ऑर्बिट होते हैं, 2px, 2py, 2pz, तीनों का एनर्जी बराबर होता है, और जिनका एनर्जी बराबर होता है उनको बोलते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो हियर ग्रेटर देन 2p नहीं, 2p लेस देन नहीं, इक्वल टू 2h, सेम एज दैट ऑफ 2px 2py, सबका एनर्जी बराबर होता है और उनको बोलते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, डीजनरेटेड ऑर्बिटल। कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। भाई क्वांटम नंबर कौन बताता है, n, l, m और s। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l ऑक्सिलरी क्वांटम नंबर है, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और s स्पिन क्वांटम नंबर है। n का वैल्यू 1 2 3 4 होता है, आगे चलते जाओगे। l का वैल्यू 0 से चालू होता है, 0 1 2 3 4 5, मतलब n का वैल्यू 1 है तो l 0 हो सकता है, 2 के लिए 1। n का वैल्यू कभी भी l के वैल्यू के बराबर नहीं होगा, और जो m का वैल्यू है, m का वैल्यू -l से लेके +l के बीच में जितने भी इंटीजर आते हैं वो सब होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो l का वैल्यू 2 है तो m का वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2 ये होंगे। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा सेट सही नहीं है, n का वैल्यू 3, m का वैल्यू -2 हो सकता है, क्योंकि n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू 2 हो सकता है, और n का वैल्यू 2 है तो m का वैल्यू -2 हो सकता है। 4 3 भी हो सकता है, 5 2 भी हो सकता है। n और m बराबर नहीं होंगे, क्योंकि n और l बराबर नहीं होंगे, इस वजह से n और m भी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि m l की वैल्यू रखता है -l से +l। जब n और l बराबर नहीं होंगे तो n और m भी बराबर कभी नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये सेट गलत है, ये एड्रेस गलत है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस गलत है। ठीक है, इसी के साथ माइनर टेस्ट 1 के 45 क्वेश्चंस आपको सोल्व करा दिए गए हैं। लगभग कोशिश की है मैंने कि पूरे चैप्टर के छोटे से लेकर बड़े तक, आसान से लेकर ठीक ठाक सवाल तक सारे के सारे आ जाए। अब जो दूसरा टेस्ट हम इसी टॉपिक का लेंगे उसमें एडवांस क्वेश्चन होंगे, है ना। तो लेवल बाय लेवल, स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ इस तरह से कवर करते जाएंगे। अननेसेसरी बहुत टफ क्वेश्चन कराना भी जस्टिफाइड नहीं होता है ना। तो जो रिलेवेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए वही कराए जाते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।